नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम जानेंगे सातवाहन वंश के बारे में कि सातवाहन वंशों के कौन कौन से राजा हुए थे और उन्होंने अपना राज्य विस्तार किस प्रकार से और कौन से क्षेत्रों में किया था। इनके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी ना करते हुए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के जैसे और अन्य राजवंश थे, अन्य राजवंशों के भांति भी सातवाहन वंश की उत्पत्ति के बारे में बहुत विवादित है, विवादित प्रश्न भी है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति के बारे में बहुत ज़्यादा विवाद है और राजवंशों के ही भांति। अगर हम बात करें तो जो सातवाहन वंश था, इन्होंने पहले इनकी जो उत्पत्ति है, इन्होंने अपनी शक्ति का जो केंद्र बनाया वो प्रतिष्ठान पैठन महाराष्ट्र को इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। तो ये कुछ इनके बारे में हम जान लेते हैं कि सातवाहनों में अपने शक्ति का जो केंद्र बनाया था वो प्रतिष्ठान पैठन यानी कि जो महाराष्ट्र में बना था। ये क्या था? ये एक व्यापारिक नगरी थी, उस समय की व्यापारिक नगरी थी प्रतिष्ठान। ठीक है। इनका उद्गम की बात जो मैंने अभी आपको बताई, इनके उद्गम के बारे में बहुत ज्यादा विवाद है। इनकी उत्पत्ति के, इनके राजवंश की उत्पत्ति के बारे में और राजवंशों की ही तरह विवादग्रस्त है। ठीक है। इन्होंने का जो उद्गम है इनका आंध्र प्रदेश, क्या ये आंध्र प्रदेश में इनका उद्गम था और यह आंध्र प्रदेश से प्रतिष्ठान की तरफ गोदावरी नदी के किनारे किनारे आगे बढ़े और उस क्षेत्र पर जाकर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया, या फिर ये वहां पर जाके बस गए, इसलिए इन्हें आंध्र सातवाहन वंश भी बोला जाता है। लेकिन इनके अभिलेखों में इन्हें आंध्र सातवंश नहीं कहा गया है। किसी भी एक अभिलेख में इनके नाम के लिए इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें आंध्र प्रदेश में उद्गम होने के कारण इन्हें आंध्र सातवाहन वंश भी बोला जाता है। इनकी ये जो है सातवाहन वंशों ने क्या दक्षिणा अधिपति, त्रिसमुद्र अधिपति और त्रिसमुद्र द्वितीयोपीन, इन्हों की क्या है उपाधियां, इन्होंने आंध्र सात वंश के राजाओं ने इस प्रकार की उपाधियां धारण की थी। ये सात वंश के बारे में इनकी उपाधियां हैं जो कि पेपरों में ज्यादातर पूछी जाती हैं। इनके बाद में अगर हम इनके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करें तो जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है नानाघाट नासिक अभिलेख। नानाघाट और नासिक अभिलेखों में और पुराणों में इनके नाम की सूची बिल्कुल समान है। क्या? नानाघाट नासिक अभिलेख और पुराणों में इनकी नाम की जो सूची है आंध्र सातवाहनों की या सातवाहन वंश की बिल्कुल समान है। इसी के कारण इन्हें आंध्रभृत भी कहा जाता है, इसी आधार पर कि भाई नानाघाट और नासिक अभिलेख और पुराणों में जो ये नाम दिए हुए हैं दक्षिणाधिपति, त्रिसमुद्र अधिपति, त्रिसमुद्र द्वितीय पिन, इन्हीं के आधार पर इन्हें आंध्र भृत भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उद्गम आंध्र प्रदेश था। अगर हम इनसे और आगे के लिए जाने तो इनकी जो उद्गम के बारे में बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य जी के बाद में जब मौर्य साम्राज्य पतन की तरफ चला गया था या उसका ह्रास हो रहा था, उसी का फायदा उठाकर सातवाहनों ने अपने राज्य विस्तार करना शुरू किया था। इनके जो प्रथम राजा थे सुमुख। इनके प्रथम राजा सुमुख थे, जिनका समय 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व था। और पुराणों में अंतिम रूप से अगर इनके बारे में और हम ज्यादा जाने तो वो हमें जो जानने को मिलता वो क्या मिलता है
कि पुराणों में अंतिम रूप से पुराणों में इनके बारे में एक उल्लेख है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पुराणों से हमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने कण्व और शुंग वंश को समाप्त किया था। यानी मौर्यों के बाद जब शुंग वंश था, शुंग वंश के बाद में जो कण्व वंश था, उनके बाद में सातवाहन वंश था, तो उससे पहले के जो वंश थे उनको इन्होंने समाप्त किया था। ठीक है। सिमुक के बाद जो सिमुक जिन्होंने सातवाहन वंश को स्थापित किया, उनके बाद क्योंकि यह एक अत्याचारी थे, ये अत्याचारी राजा थे, तो उनके बाद में उनके भाई थे कृष्ण, जिन्हें कान्हा कहा जाता है। क्या कान्हा कहा जाता है? इन्होंने 37 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व शासन किया था। 37 से 27 ईसा पूर्व इन्होंने शासन किया। इनके बाद में जो शक्तिशाली शासक बने थे वो बने थे सतकर्णी प्रथम, जिन्होंने 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व ये सुमुख के ये जो पहले शासक थे सिमुक, जिन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की थी, उनके या तो पुत्र या भतीजे थे। इसके बारे में हमारे पास स्पष्ट जानकारी नहीं है, ना किसी अभिलेख में इस प्रकार की कोई जानकारी है कि ये सुमुख के पुत्र थे। इनके लिए या तो ये पुत्र थे या ये उनके भतीजे थे, इसी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसका उल्लेख और किसने किया है? इसका उल्लेख अभिलेखों में भी है और पेरियल्स ऑफ द एथेरियन सी में भी हमें इसका उल्लेख मिलता है। और हमें क्या जानकारी मिलती है सातवाहनों की? सातवाहनों में भी क्या? सतकर्णी प्रथम की, कि इन्होंने कलिंग के राजा खारवेल से भी युद्ध किया था। क्या? कलिंग राजा खारवेल से भी इन्होंने युद्ध किया था। इसके बाद में अगर हम जाने सतकर्णी प्रथम के बारे में, इन्होंने पहला राज्य अपना, सतकर्णी प्रथम जी ने अपना जो पहला राज्य है वो गोदावरी नदी घाटी, यानी गोदावरी नदी घाटी में स्थापित किया था, क्योंकि उस समय ये राजा बन गए थे, तो उसी कारण इन्होंने अपना राज्य ये कलिंग के राजा खारवेल से भी इन्होंने युद्ध किया था। ठीक है। और राजा खारवेल किस वंश से? तो चैत्य वंश के वो कलिंग के राजा थे। ठीक है। इन्होंने गोदावरी घाटी में अपना राज्य स्थापित किया। इसकी जानकारी हमें, इनके बारे में और जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें नैनिका अभिलेख। नैनिका अभिलेख में इनसे क्या है, इनके बारे में क्या जानकारी है? प्रशंसा। इनके बारे में ये जो अभिलेख है इनकी प्रशंसा करता है और इन्हें क्या कहता है? शूरवीर। इन्हें शूरवीर, दक्षिणापथपति और अप्रतिहत चक्र। अप्रतिहत चक्र क्या है? ये इनकी ये उपाधियां हैं। क्या उपाधियां हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा इनके बारे में जो समझाने का मेन तात्पर्य है वो ये कि इनके अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको ये जानकारी दे सकता हूँ कि देखो, इनके अगर शक्ति का केंद्र पूछ ले पेपर में तो वो है प्रतिष्ठान, जो कि व्यापारिक नगरी, या फिर ये पूछ ले सातवाहन वंश के दौरान व्यापारिक नगरी कौन कौन सी थी, तो प्रतिष्ठान व्यापारिक नगरी थी। या इनके उद्गम के बारे में पूछे तो आंध्र प्रदेश। हो सकता है इनकी उपाधियों के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो उपाधियां वो भी मैंने आपको बताई हैं, और इन्हें क्या कहा जाता था और किसके आधार पर, तो आंध्र भ्रत कहा जाता था पुराणों के और अभिलेखों के आधार पर। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। बात करते हैं, इन्होंने 2 अश्वमेध और राजसूय यज्ञ कराए थे। किसने? सतकर्णी प्रथम जी ने। इनके बाद में इनकी सत्ता इनके अल्पवयस्क पुत्र के हाथों में चली जाती है। पुत्र के हाथों में जब इनकी सत्ता चली जाती है तो इनकी रानी थी, उन्होंने संरक्षिका बनकर, संरक्षित यानी बच्चा अगर छोटा है उस दौरान, तो मैं शासिका बन जाते, एक संरक्षक के आधार पर इन्होंने नायिका नयनिका का ने शासन किया था। इनका 17
नैनिका ने इनका शासन किया, लेकिन इनके 17वें राजा के बारे में, 17वें राजा कौन थे? इनके जो 17वें राजा थे, 17वां राजा कौन था? राजा हाल। उसके बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है? तो नैनिका अभिलेख से ही जानकारी मिलती है। अब इनके बारे में मैं आपको कुछ उदाहरण के तौर पर यह बताना चाहूंगा कि यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ज्यादातर यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो इन्हें किन उपाधियां, जो इन्हें उपाधियां धारण की थी वो कौन कौन सी थी, तो वो उपाधियों के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा, जो सतकर्णी जी थे, सतकर्णी प्रथम, इनकी कौन कौन सी उपाधियां थी, इनकी उपाधियां जो थी वो ये थी, और इनकी जानकारी कहां से मिलती है? तो इनके 3 अभिलेख हैं। कौन कौन से? नानाघाट, नासिक और नयनिका अभिलेख। ये तीनों अभिलेखों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में। इनके बाद में एक क्वेश्चन जो ज्यादातर पेपरों में पूछा जाता है वो ये सातवाहनों से। इनके जो राजा 17वें राजा कौन थे? वो थे हाल। हाल अगर युद्ध की बात करें तो युद्धों में राजा सतकर्णी प्रथम युद्ध करने में माहिर थे। तो हाल क्या थे? कवि थे। इन्हों का जो शासन है 20 से 24 ईसा पूर्व है, 20 से 24 ईसा पूर्व। ये क्या थे? कवि और विद्वान। सातवाहनों में अगर किसी कवि की बात करें कि कौन से राजा कवि थे, तो वो थे हाल। इन्होंने क्या करी थी? प्रकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की थी, जो कि पेपरों में पूछी जा चुकी है कई बार। ठीक है। इनके बाद में इसमें क्या चीज है? गाथा सप्तशती में किस चीज का वर्णन है, किस चीज का उल्लेख है? अगर हम इसके बारे में बात करें तो इन्होंने ग्रामीण जीवन के बारे में, चित्रण के बारे में, ग्रामीण जीवन के बारे में विस्तार से बातें की हैं, या एक तरीके से चित्रण के बारे में बातें की हैं। तो इससे भी पेपरों में, मान लो इस प्रकार से पेपरों में पूछ लिया जाए कि कौन से विद्वान ने गाथा सप्तशती की रचना की, गाथा सप्तशती ग्रंथ के बारे में पूछ ले, या फिर इसकी भाषा के बारे में पूछ ले, या फिर इसके ग्रामीण जीवन के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर इनके नाम के बारे में। तो यहां से कुछ क्वेश्चन पेपरों में इस प्रकार से पूछे जाते हैं। और अगर हम थोड़ी सी जानकारी और सातवाहनों की लें तो इनका जो समकालीन था, समकालीन गुणाढ्य, गुणाढ्य जिन्होंने व्रत कथा के रचयिता थे। गणाढ्य क्या थे? व्रत कथा के रचयिता थे। इनके समय क्या हुआ था? शक और सातवाहन संघर्ष होता रहा। यानी जिस समय हाल जो राजा थे उस समय कुछ इनकी शक्तियों का हास हुआ था। हास होने के समय भी इनमें क्या शक और सातवाहन, क्योंकि जब सातवाहनों का शासन चल रहा था तो दूसरी तरफ शकों का शासन शुरू हुआ था या चल रहा था, तो इन दोनों में आपस में संघर्ष होता रहता था। गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये पहले ऐसे राजा हैं, गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिनके नाम के साथ में इनकी माता का नाम जुड़ता है, और यहीं से माता का नाम जुड़ने की एक परंपरा शुरू होती है सातवाहन वंश में। इनका जो शासन का समय है वो 106 ईस्वी से 130 ईस्वी। यहां से एक क्रम और बनता है। पहला ऐसा राजवंश है जहां से ईसा पूर्व से कुछ शासक थे, और सातवाहनों से ही ईस्वी में शासक शुरू होते हैं। लगभग इनका 300 सालों का इतिहास है, या फिर 300 सालों तक इन्होंने राज किया था। तो इनका शासन क्या है? 106 ईस्वी से 130 ईसा पूर्व इनका शासन था। इसकी जानकारी हमें नासिक प्रशस्ति में हमें इसकी जानकारी मिलती है।
इन्होंने क्या कहा था? क्षयरात वंश का विनाश। इन्होंने क्षयरात वंश का विनाश किया था। सातवाहन वंश का इन्हें संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि इनसे पहले के पूर्वजों की शक्ति जब दुर्बल हो गई, कमजोर हो गई, तो इन्होंने सातवाहन वंश की सत्ता को संभाला और इस तरीके से इन्हें दूसरा संस्थापक भी माना जा सकता है। ये जो थे वो 23वें शासक थे। क्या? गौतमीपुत्र सतकर्णी जी 23वें शासक थे। इन्हीं के नाम से देखो, इनके साथ ही इनके माता का नाम भी जुड़ता है और यहीं से एक परंपरा, माता का नाम जोड़ने की परंपरा भी शुरू होती है। इनकी विजय की जानकारी, अगर इन्होंने युद्ध जो किए थे, जो इन्होंने लड़ाइयां लड़ी थी, इनकी जो जानकारी है वो हमें नासिक प्रशस्ति, नासिक प्रशस्ति व रानी बलश्री के अभिलेखों से हमें इनकी जानकारी मिलती है। नासिक प्रशस्ति और जोगल थेम्बी से है ना, हमें जो जानकारी मिलती है, जो नासिक प्रशस्ति और जोगल थम्बी से हमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने चांदी के सिक्के शुरू किए थे। चांदी के सिक्के चलाने वाले जो थे वो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। इनसे, इनके शासन की हमें और जो जानकारी में क्या मिलती है? शक शासक थे नहपान, उनको इन्होंने हराया और उन्हीं के सिक्कों पर, जो नहपान जी के सिक्के थे, जो शासक नहपान थे, उनके जो सिक्के थे उन पर इन्होंने अपना नाम खुदवा दिए। यानी जब उन पे इन्होंने अपना हरा दिया तो उन पर कब्जा हो गया, या फिर इन्होंने शासन किया और उन्हीं के सिक्कों पर अपने नाम खुदवाए। पूना के निकट, इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है पूना के निकट मामल, पूना के निकट मामल से हमें एक सरकारी आदेश पत्र मिलता है। क्या? सरकारी आदेश पत्र उस समय का, जिसमें महाराष्ट्र पर अधिकार की पुष्टि सातवाहन वंशों की होती है कि भाई ये सरकारी आदेश था उस समय का, महाराष्ट्र पर इनका अधिकार था। इनके बाद में इनके जो पुत्र थे वो थे वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। इनके बाद जो शासन की सत्ता संभालने वाले थे वो वशिष्ठ पुलमावी थे, जिन्होंने नासिक प्रशस्ति व रानी बलश्री के अभिलेखों से उनके राज्य विस्तार का पता चलता है। ये जो थे, इन्होंने वशिष्ठ पुलमावी, इन्होंने ना सिर्फ सातवाहनों के वंश का विस्तार किया, ठीक है, और उसे आगे तक सफलता भी दिलाई। इनसे पश्चिम का प्रतिष्ठान का स्वामी की उपाधियां धारण की। क्या? इन्होंने पश्चिम का स्वामी यानी प्रतिष्ठान का स्वामी की उपाधि धारण की थी। इनके बाद में आते हैं जो शासन करने वाले थे वो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी थे, जिन्होंने 130 ईस्वी से 154 ईस्वी तक शासन किया था। पुराणों में इनका नाम, पुराणों में इनका नाम पुलोमा सतकर्णी इनका नाम मिलता है। और टालेमी एक लेखक थे, उन्होंने इनके नाम को क्या करा है? सिरोपोलीमेउस। टालेमी जो इनके नाम का विवरण देता है वो देता है सिरोपोलीमेउस। मुद्रा और अभिलेखों में अगर हमें इनकी और भी ज्यादा जानकारी इनके बारे में जो जानने को मिलती है वो ये कि मुद्रा अभिलेखों में यानी नासिक, कार्लो और अमरावती से भी हमें इनके बारे में, इनके नामों के विवरण के बारे में जानकारी मिलती है। और कन्हेरी अभिलेख, जिसमें इन्होंने शक शासक रुद्रमादमन प्रथम की पुत्री से इन्होंने विवाह किया था। किन्होंने किया था?
वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, इन्होंने विवाह किया था। और इनकी एक खास बात कि रुद्रमा दमन से हारने वाले 7 वाहनों में 2 बार ये वशिष्ठ पुत्र पुलमावी थे जो 2 बार हारे, और शादी होने यानी रुद्रमा दमन के यानी शकों में इनकी शादी होने के बावजूद भी इनका संघर्ष इनसे चलता रहा। इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण करी थी? महाराज दक्षिणापथेश्वर इनकी उपाधियां थी। क्या थी? दक्षिणापथेश्वर इन्होंने उपाधियां धारण की थी। और समुद्री व्यापार को इन्होंने बढ़ावा दिया था। क्या? समुद्री व्यापार को इन्होंने बढ़ावा दिया था। और अमरावती का स्तूप इन्होंने उसका विस्तार किया था। अमरावती के स्तूप का इन्होंने विस्तार किया था। इनके जो उत्तराधिकारी थे वो शिव श्री पिलोमा। क्या? इनके जो उत्तराधिकारी थे वो शिव श्री पिलोमा थे, जिनको शिव स्कंद सतकर्णी के नाम से भी जाना जाता है। 10 वर्षों तक शासन करने के बाद 10 वर्षों तक शासन करने के बाद में इनके बाद में यज्ञ श्री सतकर्णी जी शासक बनते हैं। और 165 ईस्वी से 195 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। यह 7 वाहनों का अंतिम राजा माने जाते हैं। यज्ञ श्री सतकर्णी को सातवाहन वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इनसे क्या है? इन्होंने रुद्रमा दमन के उत्तराधिकारियों से, ये भी शक्तिशाली शासक थे, इन्होंने क्या करा? तो जो रुद्रमा दमन यानी शकों के शक शासक थे रुद्रमा दमन, उनके उत्तराधिकारियों से यहां पर नोट करो, उत्तराधिकारियों से क्या छीन लिया? उत्तरी कोंकण को इन्होंने छीन लिया था। छीनने वाले कौन थे? यज्ञ श्री सतकर्णी। इनका जो क्षेत्र का, अगर इनके क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी मिलती है तो वो ये जानने को मिलती है कि इनका बंगाल से अरब सागर तक इनका शासन था। यानी कि बंगाल से अरब शासक तक सातवाहन वंश का साम्राज्य था। इन्होंने क्या करा था? रजक मुद्राएं शुरू की थी। रजत मुद्राएं यज्ञ श्री सतकर्णी ने चलाई थी, जिनके सिक्कों पर, क्योंकि इन्होंने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया था, तो इनके सिक्कों पर हमें जहाज के चित्र मिलते हैं। क्या? जहाज के चित्र मिलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा जो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का जो तात्पर्य था वो ये था कि 7 वाहनों में कौन कौन से राजा हुए, कौन सा समय था, उनकी कौन कौन सी उपाधियां थी। क्योंकि पेपरों में यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनके हाल के बारे में जरूर पूछा जाता है कि हाल, क्योंकि एक कवि थे। इनके ग्रंथ के बारे में बहुत पूछा जाता है, उसकी भाषा के बारे में, उसके अंदर क्या चीज है, क्योंकि मैं आपको कोई भी चीज आपसे ना छूटे, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके माध्यम से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, किसी भी शासक से, सातवाहन वंश से शासकों के मिलान के लिए क्वेश्चन, उनके समय का लिए क्वेश्चन, उनकी उपाधियों से संबंधित क्वेश्चन, उनकी उपाधियों से संबंधित क्वेश्चन, और कि कौन से शासक ने कौन से शक शासक से क्या चीज छीन ली, और कौन से शासक ने कौन से शासक के समय में शक शासक की पुत्री से शादी करी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। कौन से अभिलेख में ये जानकारी हमें मिलती है, इस प्रकार से क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से यही समझाया कि कौन कौन से शासक, कौन से अभिलेख, जिनसे हमें जानकारी मिलती है, और इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण की, और इनके समय में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, जो कि पेपरों में ज्यादातर पूछी जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।